Hello achievers, I hope you all must be doing very well. Today we are going to see moral thinkers and philosophers of ethics. This is ये रहा contribution of moral thinkers and philosophers from India and world. बाकी सारा सिलेबस हमने एथिक्स का थ्योरी का कर लिया है, ठीक है. एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट ऑफ एथिकल थ्योरी. एज़ फार एज केस स्टडीज़ आर कंसर्न्ड, ये मैं देखो करवा तो नहीं सकता अभी बिकॉज ऑफ द टाइम कॉन्स्ट्रेंट. और इसके लिए ना आई कैन सजेस्ट यू वन थिंग, टॉपर्स की मॉडल आंसर्स पढ़ लेना. इससे आपको ना स्ट्रक्चर मिलेगा. एग्जाम्पल्स और थिंग्स लाइक दैट आई हैव ऑलरेडी गिवन यू. और बाकी सब ना ये आपके एप्टीट्यूड और आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ठीक है. जितना प्रैक्टिस करोगे बढ़िया उतना यू विल इम्प्रूव, ठीक है. ओके देन. एंड वन मोर थिंग, दिस entire PDF has been uploaded on my Telegram channel. The link is in the description. तो चलो ये स्टार्ट करते हैं. एक और चीज़, ये जब मैं आपको पढ़ाऊँगा ना सोक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटल, ये सारी चीज़ें ना, ये UPSC इज़ नॉट गोइंग टू आस्क यू स्पेसिफिकली अबाउट द सोक्रेट्स फिलोसफी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स और अरिस्टोटल फिलोसफी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और ऐसे नहीं पूछेंगे. वो आपको एथिक्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेंगे. उसके बीच में यू हैव टू मेंशन अरिस्टोटल, सोक्रेट्स, प्लेटो एट्सेट्रा, ठीक है. इससे क्या होगा, आपके आंसर को और ज़्यादा ऑथेंटिसिटी मिलेगी कि भैया ये कुछ ऐसे नहीं बोल रहा, ये कोट करके बोल रहा है कि ये स्कॉलर ने कुछ ऐसा बोला था, ठीक है. ये इसकी थ्योरी है, ये उस थ्योरी की बुक का नाम है, ठीक है. वो सब हम पढ़ लेंगे. और बहुत ज़्यादा देखो, हमने फ़िलोसोफ़र नहीं बनना, हमने एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है कि हमें कंटेंट मिले अच्छा, बढ़िया, रेलेवेंट. तो उसके लिए ना मैं आपको उतना करवा दूंगा कि आपको चीज़ें समझ आ जाएं एंड एटलीस्ट यू विल बी एबल टू कोट थिंग्स इन योर आंसर इन द रियल टाइम एग्जाम, ठीक है. सोक्रेट्स देखते हैं सबसे पहले. व्हाट इज़ गोइंग टू बी द फॉर्मेट ऑफ दिस वीडियो? एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, वेस्टर्न, ठीक है. एंशिएंट के फिलोसफर्स देखेंगे, उसके बाद मिडीवल के, उसके बाद मॉडर्न के. इसके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे भी दो ही हैं, एक पेज में ख़त्म हो जाएगा. ये और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो ऐसे हम चलेंगे. सबसे पहले वर्ल्ड के देखेंगे, और वैसे भी एज़ फार एज इंडियाज़ फिलोसफर्स आर कंसर्न वो हमने GS में ऑलरेडी किए हुए हैं, तो वो भी देख लेंगे एक बार, ठीक है. सोक्रेट्स बात करते हैं वर्च्यू बेस्ड एथिक्स की. वर्च्यू क्या, हमारे अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं ना, फॉर एग्जांपल हमारा करेक्टर कैसा है, वेदर वी आर ऑनेस्ट और नॉट, वेदर वी आर इम्पार्शियल और नॉट, वेदर वी आर ऑब्जेक्टिव इनफ और नॉट. ये सारी चीज़ें ना हमारी वर्च्यूज़ बनाती हैं. वर्च्यूज़ एक तरह के आभूषण होते हैं, हमारे गहने होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो गहने हैं, और मेंटल वेलबींग, ये सारे वर्च्यूज़ के अंडर आते हैं, ठीक है. और डेप्थ में देखते हैं, वर्च्यू बेस्ड एथिक्स की बात करते हैं. मतलब ये कहते हैं कि एक एक्शन मॉरल तब होता है जब वो रीज़न पे बेस्ड हो. मतलब मोरालिटी हमें पता है, हमने पढ़ा है कि एक एक्शन राइट होगा या रॉन्ग होगा, ठीक है. मुझे लगता है यार मुझे ये बहुत समझाना पड़ेगा, तो ना हम 2 लेक्चर्स में इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है. समझ आए, उसका कोई फ़ायदा नहीं कि ऊपर से करवा दिया, समझ आना चाहिए, ठीक है. 2 लेक्चर्स में वी आर गोइंग टू कम्प्लीट इट. तो अब देखते हैं. मोरालिटी हमें पता है कि कोई एक्शन सही है, वेदर इट इज़ गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, ठीक है. एक एक्शन गुड और बैड कब होता है, वो हमारे रीज़न पे डिपेंड करता है. हम कितना सोच पाते हैं, एक एक्शन को किस तरीके से सोच पाते हैं, दैट डिसाइड्स वेदर एन एक्शन इज़ मॉरल और इमॉरल, ठीक है. मोरालिटी ऑफ एन एक्शन इज़ डिसाइडेड बाय रीज़न, ठीक है. देखते हैं और आगे देखते हैं. वर्च्यू बेस्ड एथिक्स की बात करते हैं. मतलब अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ और वो काम मॉरली राइट है, तो वो मॉरली राइट कैसे होगा? व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग है क्या, वो मॉरली राइट कैसे होगा? इसके लिए सोक्रेट्स एक एक्सप्लिसिटली वर्ड यूज़ करते हैं, एग्जामिन, कि भैया एग्जामिन करो रीज़न को, सोचो उसके बारे में. इफ़ यू कॉन्स्टेंटली एग्जामिन who you are as a moral agent, you are on the right path. अगर आप हर एक एक्शन पे, हर एक मोड पे जहाँ पे you have to take a decision, if you keep constantly examining yourself, तो आप सोच समझ के कोई काम करोगे, ठीक है. आप रीजनिंग कर रहे हो तो आप हमेशा मॉरली अपराइट रहोगे, मॉरली गुड रहोगे, ठीक है. तो ये कहते हैं कि इट मीन्स यू आर ऑन द राइट पाथ. अब ये मॉरली राइट एक्शंस होंगे कैसे, उसके लिए कहते हैं कि हमें नॉलेज चाहिए. नॉलेज इज़ द वर्च्यू. वर्च्यू हमने पढ़ा है, पता लग गया वर्च्यू का मतलब ना, करेक्टर वगैरह ये वो. वैसे कहते हैं कि नॉलेज एक वर्च्यू है विच विल इनेबल अस टू डू मॉरली राइट एक्शंस.
एक समरी देखते हैं। वर्च्यू बेस्ड एथिक्स की बात करते हैं, वर्च्यू बेस्ड एथिक्स की बात करते हैं। कहते हैं रीज़न करो, कहते हैं जो मॉरली राइट एक्शन है, मॉरली राइट एक्शन है वो नॉलेज से होगा, नॉलेज लीड टू वर्च्यू, ठीक है। और कि अगर हम इफ़ वी कीप कॉन्स्टेंटली एग्जामिनिंग आवरसेल्फ वी आर ऑन द राइट पाथ। और एक और चीज़, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, ये PYQ भी है, मेरे ख्याल से ये एस्से में आया था या एथिक्स में ही था, बट UPSC हैज़ आस्क्ड इट एज इट इज़, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, ठीक है। सॉक्रेट्स की इतनी फ़िलॉसफी है, इससे हमें पता चल जाएगा कि सॉक्रेट्स की थिंकिंग प्रोसेस क्या है, कि वो उसके अकॉर्डिंग मॉरली राइट एक्शंस है क्या। तो वेन एवर क्वेश्चन रिलेटेड टू मॉरल्स, एथिक्स और अपराइटनेस कम्स, यू कैन मेंशन इन द एग्जाम्पल सॉक्रेट्स, ठीक है। कि अगर वो पूछे कि मॉरलिटी की तरफ कैसे बढ़े, तो कह देना कि सॉक्रेट्स कहते हैं कि यू हैव टू कॉन्स्टेंटली एग्जामिनिंग योरसेल्फ, इट शुड बी बेस्ड ऑन थिंकिंग एंड रीज़न, इट शुड बी बेस्ड ऑन नॉलेज एज अ वर्च्यू। समझ आ गया? ठीक। अब सॉक्रेट्स के स्टूडेंट हैं। अच्छा, एक और चीज़, इन्होंने लिखा कुछ नहीं है, इनके जो स्टूडेंट्स वगैरह थे ना, उन्हीं की फ़िलासफ़ीज़, उन्हीं की बुक्स वगैरह से पता लगा कि सॉक्रेट्स की ये फ़िलासफ़ी थी। इन्होंने खुद कुछ नहीं लिखा, इन्होंने अपने बच्चों को सिखाया ही है बस, ठीक है। सॉक्रेट्स के और स्टूडेंट थे, इनके स्टूडेंट का नाम था प्लेटो। अब क्योंकि ये इनके स्टूडेंट थे तो उन्हीं की फ़िलासफ़ी को फॉलो करेंगे, तो ये भी वर्च्यू बेस्ड एथिक्स को फॉलो करते थे प्लेटो ने हमें सबसे पहले इनके बारे में बताया, वर्च्यू बेस्ड एथिक्स को फॉलो करते थे। और इन्होंने कहा कि जो एथिक्स है ना, वो अल्टीमेटली दो चीज़ों पे आके टिक जाता है, कि एक्सेलेंस एंड योर वेलबींग। ये कहते हैं, या सबसे पहले सॉक्रेट्स ने कहा कि नॉलेज वर्च्यू है, ये कहते हैं कि एक्सेलेंस वर्च्यू है। एक्सेलेंस क्या होता है? जब हम कोई ऑर्डिनरी काम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से करते हैं, दैट इज़ एक्सेलेंस, ठीक है। एक्सेल कर रहे हैं हम दूसरों से। एक्सेलेंस ये कहते हैं कि वर्च्यू है विच लीड्स अस टू वेलबींग। वेलबींग मतलब वही वेलफेयर वगैरह, अच्छी जीवन शैली की ओर लेके जाना। अब ये आई एक्सप्लेन इट लाइक दिस। सबसे पहले इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। बुद्धा जी ने ज्ञान प्राप्त किया था, गौतम बुद्धा ने, उसके बाद उन्हें एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई थी, तो ज्ञान उन्हें प्राप्त करना पड़ा ना, पहले उन्हें नॉलेज चाहिए थी ना, उन्हें नॉलेज मिली, उन्हें एक्सेलेंस मिली, उसके बाद देन ही वेंट फॉर द वेलबींग, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपनी फ़िलासफ़ीज़ देनी शुरू की जब उन्हें एनलाइटनमेंट मिल गई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने वेलबींग करनी शुरू की, तो हुआ ना ये एक्सेलेंस से वेलबींग की तरफ जाना, एक्सेलेंस से वेलबींग की तरफ जाना। इसलिए ये कहते हैं कि एथिक्स कम डाउन टू दीज टू थिंग्स। इसके लिए एक सप्लाई चेन बनाई थी कि सबसे पहले वर्च्यूज़ है आपके, ठीक है, वर्च्यूज़ जैसे कि नॉलेज वगैरह, ज्ञान वगैरह। दीज वर्च्यूज़ विल लीड अस टू मॉरल थाट्स, हमें सही सोचने पे मजबूर कर देंगे। हमें सही सोचने पे मजबूर कर दिया तो हमें सही एक्शंस और कंडक्ट लेने पे मजबूर कर देंगे। क्यों? क्योंकि वी आर बेस्ड ऑन रीजनिंग, वी आर कॉन्स्टेंटली एग्जामिनिंग आवरसेल्फ, ठीक है। हमें मॉरल कंडक्ट और एक्शंस लेने के लिए प्रमोट कर दिया। उसके बाद वी आर अल्टीमेटली लीडिंग टूवर्ड्स वेलबींग और हैप्पीनेस, विच इज़ द हाईएस्ट एम ऑफ मॉरल कंडक्ट। मॉरल कंडक्ट का सबसे बड़ा एम ही ये है कि वेलबींग और हैप्पीनेस की तरफ लेके जाना। समझ आ गया प्लेटो का भी? एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, प्लेटो ने 4 कार्डिनल वर्च्यूज़ दिए थे, मतलब एक मॉरली गुड लाइफ जीने के ये 4 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। कौन से वो प्रिंसिपल्स हैं वो देख लेते हैं। वो प्रिंसिपल्स हैं विजडम, करेज, टेम्परेंस, मतलब समझाता हूँ सभी के अभी, उसके बाद जस्टिस। देखते हैं। इन्होंने कहा कि 3 वर्च्यूज़ होते हैं ह्यूमन में। सबसे पहला होता है पैशन, उसके बाद स्पिरिट, उसके बाद इंटेलेक्ट, रैशनल और रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, रीज़न। अब 4 जो वर्च्यूज़ थे इसको हम कोरिलेट करेंगे इससे, कैसे देखते हैं। 4 कार्डिनल वर्च्यूज़ थे। सबसे पहले विजडम, करेज, टेम्परेंस, जस्टिस। विजडम और नॉलेज में फ़र्क होता है। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज़ विजडम, ठीक। ये वर्च्यू है रीज़न का, ये रहा रीज़न, ठीक है। विजडम को इन्होंने रीज़न के साथ जोड़ा, और करेज को इन्होंने स्पिरिट के साथ जोड़ा, कि हमारी जो रीजनिंग एबिलिटी है ये लिमिटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ज़्यादा ही अनलिमिटेड हो और हमारे अंदर बहुत करेज आ जाए। मतलब हमारा जो करेज है
वो लिमिटेड होना चाहिए ड्यू टू रीज़न, ताकि हम सोच सकें। ऐसा ना हो कि हम सोच कुछ रहे नहीं हैं और हमारे अंदर करेज बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल टेररिस्ट दिमाग चलाते नहीं है, लेकिन बहादुरी इतनी है कि अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। बहादुरी क्या, वो कायरता ही है वैसे तो, पर ठीक है। अब करेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फिजिकल करेज, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, ये इन्होंने नहीं किया, ठीक है। करेज दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, फिजिकल करेज, मॉरल करेज। फिजिकल करेज में जैसे सोल्जर्स, मॉरल करेज में आपकी कॉन्शियस, ठीक है। वो पढ़ा था ना हमने, क्या बोलते हैं उसे यार, क्राइसिस ऑफ कंसाइंस जैसे कुछ था, करेज ऑफ कन्विक्शन। हाँ, करेज ऑफ कन्विक्शन। करेज ऑफ कन्विक्शन क्या होता है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी अपनी वंस बिलीव के ऊपर खड़े रहना, अपने बिलीव्स और प्रिंसिपल्स और अपनी वैल्यूज़ के ऊपर खड़े रहना, चाहे जितना मर्जी मुश्किल समय आ जाए, ठीक है। विजडम हो गया, विजडम को ही को रिलेटेड विद द रीज़न, करेज को ही को रिलेटेड विद द स्पिरिट। टेम्परेंस मतलब खुद के ऊपर कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल, लालची ना बनना, अपनी सेटिस्फेक्शन को रीज़न के साथ कंट्रोल करना। ही अलाइंड इट विद द पैशन, कि ये पैशन के साथ जुड़ा हुआ है। अब जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं ना, उसके बाद बनता है जस्टिस। सुप्रीम वर्च्यू है ये। व्हेन ऑल द थ्री वर्क्स हार्मोनसली, जब ये हार्मोनसली वर्क्स करते हैं तो जस्टिस विल इमर्ज एज अ वर्च्यू इटसेल्फ। तो जस्टिस अपना एक अलग वर्च्यू बन के उभर आता है, ठीक है। तो ये 4 कार्डिनल वर्च्यूज़ हैं। और इसके रिलेटेड एक यार वो भी है, प्लेटो ने एक फेमस सेइंग दी थी, तो वो भी देख लेना। अ वाइज मैन इज़ द वन हुज रीज़न रूल्स ओवर हिज इम्पल्स, ठीक है। एक वाइज मैन वही होता है जिसका रीज़न रूल करता है उसके इम्पल्स के ऊपर है। इम्पल्स मतलब किसी ने आपको एकदम गुस्सा चढ़ा दिया, बिना सोचे समझे आप उसे मारने लगे या वार करने लगे या आपने गाली दे दी उल्टा, तो वो वाइज मैन नहीं है। वाइज मैन वो है जो कोई भी काम सोच समझ के करता है। हिज और हर रीजनिंग एबिलिटी वर्क्स ओवर हिज और हर इम्पल्स एंड प्रोवोकेशंस, ठीक। कार्डिनल वर्च्यूज हो गए। अब प्लेटो के आगे फर्दर स्टूडेंट है। प्लेटो के स्टूडेंट कौन है? एरिस्टोटल। सबसे पहले कौन थे? सोक्रेट्स। सोक्रेट्स के स्टूडेंट कौन थे? प्लेटो। प्लेटो के स्टूडेंट कौन है? अरिस्टोटल। देखते हैं ना अभी। अब ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हम मॉरल स्टैंडर्ड्स की बात तो करते हैं कि मॉरल स्टैंडर्ड रीज़न से रीज़न से इमर्ज होते हैं, इससे इमर्ज होते हैं, एग्जामिन करने से इमर्ज होते हैं। पर ये कहते हैं कि मॉरल स्टैंडर्ड्स है क्या? देयर आर नो एब्सोल्यूट नोन मॉरल स्टैंडर्ड्स। हमें पता ही नहीं कि मॉरल स्टैंडर्ड्स है क्या, और ना हम इसके बारे में पता लगा सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। हो सकता है मेरे लिए कुछ और हो मॉरल स्टैंडर्ड, आपके लिए कुछ और हो। देखते हैं जैसे एथिक्स। ये कहते हैं एथिक्स एक प्रैक्टिकल साइंस है, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। इसे हम अप्लाई करेंगे एक इंडिविजुअल के ऊपर, उसकी सिचुएशंस के ऊपर, उसके बाद डिटरमिन होगा कि उसके मॉरल स्टैंडर्ड्स क्या हैं। ऐसे यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स हम सेट नहीं कर सकते, अरिस्टोटल बोलते हैं ये, ठीक है। तो दिस प्रैक्टिकल साइंस इज़ बेस्ड ऑन रीज़न। वही एक इंडिविजुअल कैसे अपनी सिचुएशंस को जस्टिफाई करता है। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था जस्टिस का। तो जस्टिस, वेन एवर क्वेश्चन रिलेटेड टू जस्टिस कम, ट्राई टू मेंशन अरिस्टोटल वेन एवर यू फील लाइक डूइंग इट। इन्होंने कहा कि जस्टिस ना 2 तरीके का होता है। सबसे पहले एक जनरल जस्टिस, उसके बाद पर्टिकुलर जस्टिस। जनरल जस्टिस वो होता है जो किसी दूसरे के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल जजेस वगैरह करते हैं, ठीक है, दूसरों को न्याय देने के लिए। इन रिलेशन टू अदर्स वन इज़ जस्ट एंड फेयर। एग्जांपल जजेस एंड जुडिशरी आर एडजुडिकेशंस, ठीक है। पर्टिकुलर जस्टिस क्या होता है? इट हैज़ बिन फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड रेक्टिफिकेटरी जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब एक रिसोर्स है, उस रिसोर्स को यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग अदर्स टू इंश्योर जस्टिस, कि सभी को इक्वालिटी मिले, तो ये जस्टिस हो गया। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग मेंबर्स। रेक्टिफिकेटरी क्या होता है? रेक्टिफिकेशन मतलब होता है अपने एरर्स को सही करना, ठीक है। रेक्टिफिकेटरी मीन्स टू करेक्ट द मिस्टेक्स। किसी ने कोई गलत काम किया, जस्टिस क्या होगा? फॉर एग्जांपल आई हैव मर्डर्ड समवन, तो लोगों को जस्टिस कैसे मिलेगा? अगर मुझे कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी तो मुझे उसकी पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से बोल दिया कि भैया आपने उसका मर्डर किया और 10,000 रुपये फ़ाइन दो और जाओ, ऐसा नहीं होगा। क्या उस आदमी की कीमत सिर्फ 10,000 थी? नहीं। अरिस्टोटल का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गोल्डन मीन। गोल्डन मीन मतलब ये कहते हैं कि जो वर्च्यूज़ होते हैं ना, एग्जिस्ट एज अ मीन स्टेट बिटवीन एक्सेस एंड डेफिशिएंसी। यहाँ पे एक्सेस है,
यहाँ पे डेफिशिएंसी है। इसके बीच में जो मध्य मार्ग होगा ना, इसका बैलेंस जो होगा वो होगा वर्च्यू, वो होगा एक्चुअल मीन। मीन मतलब एक्चुअल मीन एक तरीका टू अटेन एंड्स, एक्चुअल मीन टू अटेन द एक्चुअल एंड्स। मीन और एंड्स की भी थ्योरी है, वो देख लेते हैं। मीन्स क्या होता है? मीन्स मतलब आपके पास कौन से रिसोर्सेज, कौन से तरीके हैं, कौन सी मेथडोलॉजी है टू रीच एट योर एंड्स। एंड्स मतलब योर एम, योर अल्टीमेट गोल। क्या चीज़ है आपके पास, कौन से मेथड्स, कौन से तरीके यूज़ करोगे कि आपको ये एम्स आपके मिल जाएं। गांधी जी, इसके ऊपर अलग फ़िलासफ़ीज़ हैं, मीन्स एंड्स। गांधी जी कहते हैं कि मीन्स और एंड्स दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। दूसरे कुछ और कहते हैं, वो भी आगे लिखा हुआ है, देखते हैं। अब इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे एक्सेस है, यहाँ पे डेफिशिएंसी है, बीच में गोल्डन मीन है, इसे गोल्डन मीन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक तरफ तो एक आदमी है बहुत कॉवर्ड है, डरपोक है, दूसरा बहुत राश है, किसी से डरता ही नहीं, पुलिस फौजी किसी से भी नहीं डरता। इसके बीच में जो एक आदमी लाई करेगा ना, वो होगा करेजियस। उसमें होगा करेज कि वो गलत काम सहता नहीं है और अच्छे काम से वो मना नहीं करता, ठीक है। ही और शी विल बी करेजियस। एक तरफ तो है ग्रीडी इंसान, दूसरा है स्लॉथी इंसान, जिसे कोई मटेरियलिज्म से कोई मतलब नहीं। एक ग्रीडी है जिसे सिर्फ मटेरियलिज्म से ही मतलब है कि मुझे पैसे मिल जाएं। इसके बीच में जो लाई करेगा, ही विल बी एम्बिशियस, कि मुझे ना तो गलत काम करके पैसे कमाने हैं और सही काम करके छोड़ना भी नहीं है, बिल्कुल एकदम साधु भी नहीं बन जाना, ठीक है। ही और शी विल बी एम्बिशियस, ठीक, समझे। अब एंशिएंट के ये तीनों हो गए इंपॉर्टेंट, देखा, समझ आ गया ना। सोक्रेट्स हो गया, प्लेटो हो गया और अरिस्टोटल हो गया। अब देख लें करने कौन से हैं आज, कितने करने हैं आज। वोल्टेयर, जॉन रोस्यू, ओके। एक काम करते हैं, आज ना मिडीवल तक ख़त्म करके छोड़ देते हैं, छोटा ही रखेंगे लेक्चर को। उसके बाद ये मॉडर्न आ जाएगा, मॉडर्न को ना एक साथ ही सारा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं है, समझ आ जाएगा, मज़ेदार है। उसके बाद इंडियन फिलोसफी आ जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। अब मिडीवल के आगे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, थॉमस एक्विनास, इन्होंने भी 4 कार्डिनल वर्च्यूज़ दिए। सबसे पहले एक्टिवली रिकॉल करते हैं कि प्लेटो ने कौन से दिए थे 4 कार्डिनल वर्च्यूज़। विजडम दी थी, ठीक है, कि वाइज मैन इज़ द वन हुज रीज़न प्रिवेल्स ओवर हिज इम्पल्स, ठीक है। विजडम के अलावा और क्या था, मुझे भी याद नहीं है। करेज था, उसके बाद क्या था, टेम्परेंस, और क्या था एंड में था, जस्टिस, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जस्टिस, टेम्परेंस, करेज, प्रूडेंस इज सिमिलर टू विजडम, ये 4 कार्डिनल वर्च्यूज़ हैं थॉमस एक्विनास के। इन्होंने कहा कि ये कार्डिनल वर्च्यूज़ हैं जो हमें मोरालिटी की तरफ लेके जाते हैं। हमारे मॉरल एक्शंस आर बेस्ड ऑन दीज 4 थिंग्स। प्रूडेंस विच इज़ सिमिलर टू विजडम, टेम्परेंस हमें पता है सेल्फ कंट्रोल, ग्रीड नहीं करनी, जस्टिस, करेज जिसे फोर्टिट्यूड भी कहते हैं। अब सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, मकियावेली, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस हिम, लेकिन काम क्या है वो देख लेते हैं। ये कहते हैं कि हमारा हाईएस्ट पर्पस ऑफ लाइफ है कि पावर को होल्ड करना, टू अटेन एंड होल्ड पावर। मतलब अगर हमारे कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, हमें वो तोड़ना भी पड़े तो तोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमें बेनिफिट कर रहा है वो, इसलिए तोड़ दो। ब्रेक अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट बेनिफिट्स यू। क्यों? क्योंकि हमारा हाईएस्ट पर्पस ऑफ लाइफ है टू अटेन एंड होल्ड पावर। धोखाधड़ी से भी जैसे भी पावर कमानी है वो कमा लो, चाहे सोशल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के कमाना पड़े। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है मैं बताता हूँ, पहले ये देख लेते हैं, ये भी बताता हूँ। सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो पावर अटेन करनी है, इसलिए हिज मेजर एम्फेसिस इज ऑन कॉन्सिक्वेंस, कि जो एक्शन के कॉन्सिक्वेंस होंगे उस पर फोकस है, ड्यूटी पे फोकस नहीं है, डिओंटोलॉजी पे फोकस नहीं है, टेलियोलॉजी पे फोकस है, यूटिलिटेरियनिज्म है। ये सारी टर्म्स में आपको मॉडर्न वाले में हम करेंगे, ठीक है जी। अब एग्जांपल देते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल, कोविड की टेस्टिंग हो रही है, 3 लोगों के ऊपर टेस्ट हुए, वो तीनों मर गए, लेकिन उससे हमें ये तो पता लगेगा कि हमें 100 करोड़ लोगों की जान कैसे बचानी है, ठीक है। वैक्सीन तभी तो डेवलप होगी अगर उसकी टेस्टिंग होगी, तो इज़न्ट इट अ कॉन्सिक्वेंशलिज्म, है ना। वैसे सिमिलरली नेशनल सिक्योरिटी के लिए किसी टेररिस्ट को मारना भी पड़े, कुत्ते की तरह भी उसको टॉर्चर करना पड़े तो करो भाई। कुत्ते क्या मतलब, वो थोड़ा इनकरेक्ट हो गया एथिकली, पर मतलब जैसे भी टॉर्चर करना पड़े, इंसान ही ना मानो उसे, ठीक है। डोंट कंसिडर हिम और हर एज अ ह्यूमन। टेररिस्ट है
तो टेररिस्ट है। टॉर्चर करना है तो करो, उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाओ और लोगों की जान बचाओ। आर नेशनल सिक्योरिटी इज़ आर प्राइम मोटिव। ठीक, अब बात आ गई सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। व्हाट इज़ सोशल कॉन्ट्रैक्ट? सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? पहले ना गवर्नमेंट नहीं होती थी, सारे लोगों ने देखा कि पावर के लिए ना बहुत लड़ाई हो रही है, पावर के लिए सभी एक दूसरे से के साथ लड़ रहे हैं। कोई किसी की प्रॉपर्टी हथिया रहा है जो पावरफुल है, कोई किसी की प्रॉपर्टी हथिया रहा है। देयर इज़ नो रूल बेस्ड ऑर्डर, कोई तरीका ही नहीं है, शांति नहीं है। देयर इज़ नो रूल बेस्ड ऑर्डर। तो इन्होंने कहा कि हम ना एक गवर्नमेंट इलेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट विल बी सोवरेन। उस गवर्नमेंट को हम कुछ पावर्स दे देंगे, वो पावर्स दे देंगे कि गवर्नमेंट उन पावर्स का यूज़ करेगी और हमें प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, दिस इज़ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट कि सोसाइटी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया गवर्नमेंट के साथ, विच इज़ सोवरेन इन नेचर, कि भैया हमें प्रोटेक्ट करो, हम आपकी बात मानेंगे, हम आपको पावर्स देंगे। ठीक है, दिस इज़ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना भी पड़े तो ये कहते हैं कि तोड़ दो, अगर वो आपको बेनिफिट कर रहा है। ठीक है, लेकिन आगे दूसरे आएंगे, रेने डेस्कार्ते, थॉमस हॉब्स, इनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरीज एब्सोल्युटली अलग होंगी। ठीक है, तो चलो फिलहाल आज के लिए ख़त्म है। आई होप इतना समझ आया होगा। 2 पेजेस में वी हैव कंप्लीटेड एंशिएंट एंड मिडीवल। मज़ा आया होगा आई थिंक। तो ऐसे ही मॉडर्न कंप्लीट करेंगे, देन सी यू। ठीक है, और ये जो सारे नोट्स हैं ना, लेट मी टेल यू, ये आई हैव मेड इट सो मच क्रिस्प, सो मच सो के ये 78 पेजेस, ओके 78 पेजेस थे, एंड आई हैव ट्राई टू इन्फर इट इन एटलीस्ट 7 पेजेस, इन एटमोस्ट 7 पेजेस, कि 7 पेजेस में सारा ख़त्म हो जाए। 7 पेजेस में भी मैंने शायद ज़्यादा बोल दिया, हाँ 7-8 पेजेस में कि सारा ख़त्म हो जाए, सारी फ़िलासफ़ी ख़त्म हो जाए। इट इज़ गोइंग टू एब्सोल्युटली हेल्प यू इवन इन योर एसेस। ये ना पता क्या करते हैं, आपके ना थिंकिंग पर्सपेक्टिव को वाइडन करेंगे। इट वाइडन्स योर पर्सपेक्टिव एब्सोल्युटली। तो जब आप आंसर लिखोगे ना, आपका आंसर बहुत एनरिच हो जाएगा। ठीक है, ओके देन सी यू गाइस। कल दूसरा लेक्चर अपलोड कर दूंगा एंड विल बी कंप्लीटेड विद द एंटायर एथिक्स थ्योरी। ठीक है, साइनिंग ऑफ योर को होस्ट, सी यू, बाय, ऑल द बेस्ट।